अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ 4 महीनों में एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट से लगभग 1.92 लाख करोड़ निकाल लिए हैं, तो शायद आपको लगे कि मार्केट में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन रुकिए, अभी इतिहास कहता है कि कई बार मार्केट का सबसे बड़ा डर फ्यूचर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बनता है। 2008 में एफआईआईज ने भारी बिकवाली की थी। 2020 के कोविड क्रैश में भी एफआईआईज भागे थे और हर बार रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में बेचता रहा है, जबकि स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्वाइटली एक्यूमुलेट करता जाता है। आज फिर वही सिचुएशंस बन रही हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि एफआईआईज बेच क्यों रहे हैं, असल क्वेश्चन ये है कि क्या आपको भी उनके पीछे भागना चाहिए, या फिर क्या इस डर के अंदर कोई बहुत बड़ा मौका छिपा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम डेटा के साथ समझेंगे कि एफआईआईज आखिर बेच क्यों रहे हैं। क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कमजोर हो रही है? कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में? और सबसे इंपॉर्टेंट, एक रिटेल इन्वेस्टर को अभी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप पैनिक की बजाय क्लैरिटी के साथ ये डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। पहले समझते हैं ये एफआईआई होते कौन है। सबसे पहले ये बेसिक, एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बड़े ग्लोबल फंड्स होते हैं जैसे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, ऐसे बहुत सारे। इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं और ये पूरी दुनिया के मार्केट में पैसा एलोकेट करते रहते हैं। जहां उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी देखती है, ये वहां पैसा भेज देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और जहां रिस्क लगता है वहां से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि जब एफआईआईज एग्रेसिवली बाई करते हैं तो मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन जब ये बेचते हैं तो मार्केट प्रेशर में आ जाता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, एफआईआईज शॉर्ट टर्म फ्लो देखकर मूव करता है, जबकि हमारा रिटेल इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी में पार्टिसिपेट करना है, उसे लॉन्ग टर्म देखना है। एफआईआईज मूवमेंट हमेशा ही शॉर्ट टर्म होते हैं, वो बड़ा इन्वेस्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म में बड़ा अमाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ब्लाइंडली एफआईआईज की स्ट्रैटेजी को कॉपी नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, अब रिसेंटली जो 1.92 लाख करोड़ की जो सेलिंग हुई है इंडियन में, ये नंबर समझते हैं। अक्टूबर 2024 में लगभग 94,000 करोड़ रुपए निकाले एफआईआईज ने। जनवरी 2025 में लगभग 78,000 करोड़ की बिकवाली हुई थी। पूरे 2025 की अगर बात करें तो टोटल आउटफ्लो था लगभग 1.66 लाख करोड़ का। फिर शुरू हुआ 2026। अभी 2026 के 4 महीने गुजरे हैं और एफआईआई की सेलिंग और एग्रेसिव हो गई और मार्च 2026 में अकेले सिर्फ एफआईआईज ने निकाले 1.17 लाख करोड़ रुपए। और जनवरी से अगर अप्रैल तक की पूरी एफआईआई आउटफ्लो की बात करें तो पहुंच गया लगभग 1.92 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोचिए, सिर्फ 4 महीनों में उतनी सेलिंग हुई जितने पिछले पूरे साल में नहीं हुई थी। ऑब्वियसली डर लगना बहुत नॉर्मल है, लेकिन मार्केट में सिर्फ डर देखकर डिसीजन नहीं लिया जाता। हमें यह समझना होगा कि एफआईआईज बेच क्यों रहे हैं। पहले रीजंस कई सारे हैं। पहला, डॉलर मजबूत हो रहा है। जब यूएस डॉलर मजबूत होता है तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है। क्यों?
क्योंकि एफ को यूएस बॉन्ड कंपैरेटिवली सेफर लगने लगता है। घर बैठे सेफ्टी में जब अमेरिका में ही 5% का रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा हो तो एफ रिस्क की इमर्जिंग मार्केट्स में एक्स्ट्रा रिस्क लेने क्यों आएंगे इंडिया जैसे मार्केट में, और अभी यही हो रहा है। दूसरा रीज़न रुपी की वीकनेस। जब रुपी कमज़ोर होता है तो एफ एक्चुअल रिटर्न उनका कम हो जाता है रुपी के टर्म्स में। मान लीजिए किसी एफ ने इंडिया में 10% रिटर्न बढ़ाया और उसी दौरान रुपी 12% गिर गया तो डॉलर टर्म में उनका रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा, -2% हो जाएगा। यानी स्टॉक तो ऊपर गया, स्टॉक मार्केट ऊपर गया, लेकिन करेंसी ने प्रॉफिट को खा लिया। इसलिए करेंसी स्टेबिलिटी एफआईआईज इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा रीज़न, उनके सामने बहुत सारे और अट्रैक्टिव मार्केट्स अवेलेबल हैं, चाइना, ताइवान और कोरिया। ग्लोबल फंड्स अभी एग्रेसिवली एआई थीम पे बेट कर रहे हैं। ताइवान का टीएसएमसी इंडेक्स, कोरिया का की चिप कंपनीज, यूएस की एआई इकोसिस्टम, इन सब में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं एफआईआईज के। अब इंडिया कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग हैवी है, एआई स्टोरी अभी पीछे है इंडिया की, तो ग्लोबल एलोकेशन टेम्पररली इंडिया से शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा वैल्यूएशन कंसर्न्स रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के पिछले कुछ सालों में। 2024 में इंडियन मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था। बहुत सारी कंपनियों में अर्निंग ग्रोथ स्लो थी, लेकिन पी मल्टीपल बहुत हाई था। एफआईआई यूजुअली वैल्यूएशन से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो उन्हें उसी वक्त से 2024 से ही एग्रेसिवली उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। 2024 का सितंबर के आसपास जब मार्केट पीक पे था तब से। क्या एफआईआई हमेशा सही होते हैं? अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, हिस्ट्री क्या बताती है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस अगर हम देखें, एफआईआईज ने भारी बिकवाली की। सेंसेक्स लगभग 21,000 के लेवल से गिरकर 1-1.5 महीने के अंदर 8,000 तक चला गया। उस समय भी पैनिक था, न्यूज़ चैनल बोल रहे थे कि मार्केट ख़त्म हो गया, इक्विटी खतरनाक है, कैश बचाओ। लेकिन अगले 2-3 साल में मार्केट ने मैसिव रिकवरी दी। जो लोग डर गए थे उन्होंने अपॉर्चुनिटी खो दी। कोविड क्रैश की बात करते हैं। मार्च 2020 याद कीजिए, लॉकडाउन, चारों तरफ डर, इकोनॉमिक शटडाउन, दुकानें बंद, मार्केट बंद। एफआईआई ने लगभग उस दौरान 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बेचा, लेकिन वही मार्केट अगले 18 महीनों में लाइफ चेंजिंग रैली लेकर आया। कई क्वालिटी स्टॉक्स 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना तक हो गए। मतलब एफआईआई इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन वे हमेशा बॉटम और टॉप परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी मजबूरियां अलग होती हैं। ग्लोबल रिडम्पशंस आते हैं उनके पास, करेंसी का रिस्क होता है, एसेट एलोकेशन उन्हें देखना होता है, रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, जियोपॉलिटिकल एक्सपोजर लेना होता है, और उनका डिसीज़न ज़रूरी नहीं है कि आपका भी डिसीज़न हो, क्योंकि उनके क्राइटेरियाज अलग हैं, हमारे क्राइटेरियाज अलग हैं। अब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, यही चीज़ मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। इस बार इंडिया अकेला नहीं है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पहले इंडिया पूरी तरह एफआईआई पे डिपेंडेंट था। अगर एफआईआई बेचते थे मार्केट कोलैप्स हो जाता था, लेकिन पिक्चर अब बदल रही है। एसआईपी इनफ्लो अभी भी रिकॉर्ड्स बना रहा है, म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशंस लगातार बढ़ रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जब एफआईआईज बेच रहे थे तब डोमेस्टिक, अभी जो मार्च में भयंकर बिकवाली की एफआईआईज ने, तब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल डीआईआईज लगातार बाइंग कर रहे थे। यानी इंडियन मनी अब मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। अब सेक्टर वाइज अगर बात करें कि कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई, तो आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा सेलिंग, तोड़ कर रख दिया गया आईटी सेक्टर को। यूएस स्लोडाउन का फियर, एआई डिस्ट्रप्शन, वीक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वालिटी आईटी कंपनीज अभी भी कैश रिच हैं।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए करेक्शंस अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। वहीं एफएमसीजी में रूरल स्लोडाउन का इम्पैक्ट दिखा, कंजम्पशन ग्रोथ वीक रही, इसलिए एफआईआई उसमें भी कॉशियस रहे। पावर एंड इंफ्रा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ भी देखी गई एफआईआईज की, लेकिन इंडिया का लॉन्ग टर्म इंफ्रा स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। चाहे रेलवे हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ये थीम्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये डिकेड लॉन्ग ट्रेंड हैं बेसिकली, जो आपको पकड़ने की ज़रूरत है। भले उसमें से एफआईआई निकलें या रहें, वो जाएं भाड़ में, हमें अपना इन्वेस्टमेंट देखना है। रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती क्या करता है, एक पेनफुल रियलिटी आपको बताता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर मार्केट जब ऊपर जाता है तो एक्साइटमेंट में बाई करने लगते हैं, मार्केट गिरता है पैनिक में सेल कर देते हैं, यानी एक्सपेंसिव खरीदते हैं और चीप में बेच देते हैं, और यही वेल्थ डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण बनता है। एफआईआई जब बाइंग करते हैं तो रिटेल उसके पीछे पीछे एंट्री लेता है। एफआईआई जब सेलिंग करते हैं तब रिटेल डर जाता है, और स्मार्ट इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली इसका उल्टा होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ एसआईपी बंद मत करो, बिल्कुल नहीं। अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है तो करेक्शन आपके लिए आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त है। एसआईपी का असली मैजिक गिरते मार्केट में ही होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, कम एनएवी पे मिलते हैं। और एक क्वालिटी वॉच लिस्ट बनाओ। हर गिरता स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, लेकिन क्वालिटी बिजनेसेस करेक्शन में अट्रैक्टिव हो सकते हैं। आपको फोकस करना है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट पे, कॉन्सिस्टेंट कैश फ्लो पे, मार्केट लीडरशिप पे, लो डेट वाली कंपनियों पे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरीज पे, और ऐसी कंपनियों पे जिसके मोट हाई हो। सारा कैश पूरी तरह डिप्लॉय नहीं करना है, मार्केट बॉटम कोई परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी हमेशा ही। फेज्ड एलोकेशन हमेशा ही आपको इमोशनल बर्डन से परे रखेगा। न्यूज़ से ज़्यादा अर्निंग्स देखो। हेडलाइंस आपको डराएंगी कि एफआईआई ने इतने बेच दिए, उतने बेच दिए, बोलने दो उन्हें, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ अर्निंग ग्रोथ बनाती है। अगर कंपनी अर्निंग ग्रो कर रही है तो टेम्पररी एफआईआई सेलिंग इवेंचुअली एब्जॉर्ब हो जाएगी। सिर्फ एफआईआई सेलिंग देखकर आपको डरना नहीं है। लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मत भूलो। इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। मैन्युफैक्चरिंग पुश मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, डिजिटल एडॉप्शन तेज़ी से बढ़ रहा है, फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रही है, शॉर्ट टर्म फ्लोज आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पकड़ने की ज़रूरत है। मार्केट में पैसा सिर्फ नॉलेज से नहीं बनता, टेम्परामेंट से बनता है। वॉरेन बफे ने याद है एक बार कहा था, द स्टॉक मार्केट ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। और यही सच है। जब डर पीक पे होता है तभी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं, लेकिन इसका मतलब ब्लाइंड बाइंग भी नहीं है। डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, और पेशेंस भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 5 इंपॉर्टेंट बातें की। एफआईआईज ने मैसिव सेलिंग की है, लेकिन हिस्ट्री कहती है कि एफआईआई हमेशा परफेक्टली सही नहीं होते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है। पैनिक सेलिंग वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग अभी भी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको क्या लगता है कि अभी जो एफआईआईज की सेलिंग है वो हमारे लिए खतरा है या अपॉर्चुनिटी है? और क्या अभी एफआईआईज के पैटर्न के बारे में आपको क्या लगता है? क्या फ्यूचर में अभी एफआईआईज इसी तरह की सेलिंग कंटिन्यू कर देंगे या नियर फ्यूचर में वापस आएंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही डेटा ड्रिवन मार्केट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इमोशंस नहीं, डेटा को फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।